मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है? अभी ठीक है सब? अच्छे हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी? कौन कौन आगे? क्लास में बहुत कम बच्चे हैं। कहाँ रह गए बाकी? नोटिफिकेशन गई क्लास की? ममता, अंशिका, एसएस, अंकिता, श्वेता। नोटिफिकेशन तो सबको गई है ना? गुड, ओके। किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आगे चलेंगे। किसी को कोई सवाल है? नींद से परेशान है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों? नींद से क्यों परेशान है? सोए नहीं है क्या? सोए नहीं है? नींद नहीं आ रही? हम्म, पहले अपनी नींद पूरी करो ना आप। अंकिता, पहले नींद पूरी करो अपनी। विश्वनाथ त्रिपाठी की अच्छी बुक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मतलब उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, सरल तरीके से, मतलब इजी वे में। देखो, स्टडी ठीक है लेकिन सोना भी जरूरी है। उसके पीछे अपनी हेल्थ मत खराब कर लो कि अब हमने सोना ही नहीं है, है ना? स्टडी करना अच्छा है, स्टडी के साथ प्रॉपर नींद भी लेना चाहिए। ओके, तो नींद पूरी करो अपनी अच्छे से, उसके बाद पढ़ाई करो। 1-2 दिन सो जाओ आराम से। टेंशन ले ली है क्या अपने एग्जाम की ज्यादा? ज्यादा टेंशन ले ली है, फिर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है।
आ रही है मेरी? कोई बताओ, आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे कोई कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है? लाइट चली गई थी एक्चुअली। ओके, लाइट चली गई थी तो अभी 1 मिनट लगेगा वाईफाई रिकनेक्ट होने में। तो 1 मिनट आप रुक जाएं, वेट कर लें। आ रही है? ओके। अभी ठीक है, पढ़ाई करो आप, लेकिन नींद को खराब मत करो। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। प्रॉपर नींद लेना भी जरूरी है ना? ऐसे हेल्थ खराब हो जाती है। तो सो जाओ पहले अच्छे से, उसके बाद 1-2 दिन सो लो पहले आराम से, फिर पढ़ लो। ओके। चले, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लेती हूँ। हम पहुंचे क्या, कहाँ थे? मैला अंचल हमने पढ़ना था ना आज। जल्दी से जवाब दो। 1 2 3 करके सारे सवालों के जवाब दे देना। ओके। गुड मॉर्निंग।
अंधेरे में जो कविता है, चलो यहीं पे पूछ लेती हूँ। ये भी जल्दी से जवाब देंगे तो अब हम आगे चलेंगे। ऑप्शन एक के लिए क्या? ऑप्शन एक के लिए, एक के लिए ऑप्शन दो? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऐसे जवाब दो। पृथ्वीराज रासो। सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में, ये सो रहे हैं। हम्म। पहले का मैंने आपको बता दिया आंसर। सभी बच्चे जवाब दें जल्दी से, आपने एग्जाम देने जाना है और आप बिल्कुल भी जवाब ही नहीं दे रहे हो। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है, याद नहीं आ रहा था। संदेश रासक, यस। जैन परंपरा का पहला कौन सा है? पहला ऐतिहासिक। पंच पांडव रास। ये प्रश्न आपके काम के हैं, जल्दी से नोट कर लें। अंधेरे में कविता का नाम पहले क्या था? ये तो किसी ने भी नहीं बताया, ये तो इजी क्वेश्चन था।
आशंका के द्वीप अंधेरे में, ठीक है। ओके, कर लिया नोट सबने? गुड मॉर्निंग, इतना लेट क्यों अंकिता? काम कर रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ। अच्छा, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट। बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है आपको। ये पढ़ाई नहीं है क्या जो हो रही है? आपको क्या लग रहा है ये? हम्म। 'महाकाव्य' किसको बोलते हैं, पता है कुछ? महाकाव्य उपन्यास पढ़ लेंगे अभी। दो चार पॉइंट्स कराऊंगी बस फटाफट से, ठीक है, नोट कर कर लेना जल्दी जल्दी। एक ऐसी रचना जो लंबे समय तक अधिकाधिक जनता द्वारा ग्राह्य हो, उच्च कुलोत्पन्न और धीरोदात्त नायक होना चाहिए इसमें। ये आपने सब एमए में पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं लगता ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। सबने नोट कर लिया यहां तक? जिस काव्य में 7 से अधिक सर्ग हो। नमस्ते विनोद, आप इतना लेट आए हैं आज क्लास में?
पद्मावत, वट पद्मावत। सॉरी मैम, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन किया। आप ना सो जाओ अंकिता, ठीक है, अभी कुछ मत देखो। चलो नेक्स्ट। रहस्यवाद क्या है पता है आपको? पता है रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा, जो हमने पढ़ लिया। जिसमें ईश्वर से मिलने की बात हो, ठीक है। जिसमें राज हो, और जो डी कोड करके समझ आए, है ना, कोड में हो, और ये मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ आपको, ठीक है, और जो डी कोड करके समझ आए। कोडिंग डिकोडिंग पता है ना? नमस्ते। ठीक है, एक होता है साधनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत मैं नहीं समझती हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे हमारा ज्यादा टाइम चला जाएगा। आप फटाफट से नोट कर लेना, मतलब समझा रही हूँ बस मैं आपको। सिद्धों में रहस्यवाद था, पर उनके रहस्यवाद को रहस्यवाद नहीं माना गया, ठीक है, समझ आ रहा है? सिद्धों के रहस्यवाद को रहस्यवाद नहीं माना गया। उसके बाद नाथ आए, और नाथों का मानना क्या था कि जीवात्मा का परमात्मा से मेल हो सकता है। नाथों का मानना क्या था कि आत्मा का परमात्मा से मेल हो सकता है, बट आसानी से नहीं हो सकता। किससे हो सकता है? हठ योग से हो सकता है, हठ योग, है ना। तो ये हुआ साधना करके, मतलब योग जो करना, हठ करना, हठीली, हाँ, हठीले प्रकार की साधना करना, ठीक है। तो ये साधनात्मक रहस्यवाद में आता है। फिर है भावनात्मक रहस्यवाद। अभी भावनात्मक रहस्यवाद, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो अब मैं लिखने वाली नहीं हूँ, खुद से आपको समझा रही हूँ, आप बस ध्यान रखेंगे। भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों में था, ठीक है। भावनात्मक रहस्यवाद मतलब कि प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, ओके। तो अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, तो वो है भावनात्मक रहस्यवाद, मतलब आपकी भावना अगर सच्ची है तो, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, तुलसीदास कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आगे चलते हैं अब हम मैलांचल पर। मैलांचल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, कुछ मैं आपको इधर से करवा दूंगी नोट्स से अपने, और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। मैलांचल प्रमुख तथ्य। प्रकाशन, मैलांचल का प्रकाशन अगस्त 1954 में हुआ, समता प्रकाशन पटना से। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कहां से हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1954 में हुआ है मैलांचल का प्रकाशन। लेखक है इसके फणीश्वरनाथ रेणु। कुल खंड दो हैं, प्रथम खंड 44 परिच्छेद है प्रथम खंड में, और दूसरे में 23 परिच्छेद हैं। कुल परिच्छेद कितने हो गए? 67, 67 परिच्छेद हैं कुल, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मैला अंचल में आंचल विशेष की भौगोलिक स्थिति का चित्रण है। उपन्यास की कथा। भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया जिला है। तो बिहार का पूर्णिया जिला आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपको, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है इसको। बिहार का पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला की कहानी है इसमें।
ये आंचलिक उपन्यास है और नायक इसका कौन है? आंचलिक उपन्यास जो होते हैं उसमें नायक अंचल ही होता है, ठीक है। तो जिसको जो आंचलिक उपन्यास के नाम से प्रसिद्ध है उसका नायक कौन होगा? कोई व्यक्ति नहीं होगा बल्कि अंचल ही, यानी कि जब वो जगह, वो स्थान जहां पर वो उपन्यास लिखा गया या जिसका वर्णन उसमें किया गया है, जिस गांव का, जिस शहर का, जिस जगह का वर्णन है उसमें, उसको अंचल, उसी को नायक कहा जाता है, उसी अंचल को नायक कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इस उपन्यास का नायक मैरीगंज है। तो मैरीगंज की कथा है इसमें, बिहार के पूर्णिया में मैरीगंज की कथा है, ठीक है। विषय इसका मैला अंचल का विषय, मैरीगंज गांव के अंधविश्वास, अंचल की लोक संस्कृति का निरूपण, अंचल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का परिचय पाठक को करवाना। तो ये इसका विषय है इसमें। मैरीगंज गांव के अंधविश्वास से विभाजित टोले, जिनमें अनेक जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ ही राजनीति का मुखौटा ओढ़े लोग भी मैला अंचल की मुख्य, क्या पढ़ा मैंने, मैरीगंज गांव के अंधविश्वास से विभाजित टोले, मतलब कि जो मैरीगंज गांव है वहां के लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं, है ना। मतलब टोने टोटके पे विश्वास ज्यादा रखते हैं, जिनमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो मतलब जो वो मैरीगंज गांव है, एक जाति के लोग नहीं, अनेक जाति के लोग वहां पर मिलेंगे। उनके साथ ही राजनीति का मुखौटा ओढ़े लोग भी मिलेंगे, मतलब कि अनेक जातियों के लोग भी हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति का मुखौटा जिन्होंने पहना हुआ है। मैला आंचल की मुख्य कथा 1946 से लेकर गांधी जी की हत्या तक की है, अर्थात 1948 तक। तो इसकी मुख्य कथा 1946 से लेकर कब तक की है? गांधी जी की हत्या तक की है, 1948 तक की है। तो 2 साल की कथा है इसमें। उपन्यास के बीच में 1942 के प्रसंग भी आए हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद तेजी से बदलते गांव के परिदृश्य को दिखाया गया है। तो मतलब आजादी के से पहले कैसे देश की स्थिति थी और आजादी के बाद कैसे तेजी से बदलाव हो गया है, तो वो दृश्य इसमें दिखाया गया है इस उपन्यास में। राजनेताओं की स्वार्थ नीति के साथ ही विश्वनाथ तहसीलदार जैसे लोगों के हृदय परिवर्तन को भी दिखाया गया है। कालीचरण जैसे युवा ग्राम सुधार पर बल देते हैं। इस उपन्यास में संथाल जनजाति का चित्रण है। अगर आपको ये पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। और या फिर कौन सी जनजाति का वर्णन है इस उपन्यास में, इस तरह से भी पूछ सकता है प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि संथाल जनजाति है। अब आते हैं कबीरपंथी मठ के पाखंडपूर्ण साधुओं की करतूत और निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग दिखाया गया है। लक्ष्मीदासीन के रूप में मठों के फैलते कुकृत्यों का भी चित्रण इसमें किया गया है। प्रथम खंड में देखते हैं क्या है। पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व गांव की स्थिति का दर्शन मिलता है। मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण का इसमें वर्णन है। डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध एवं प्रचार। तो जो डॉक्टर प्रशांत है वो किस विषय पर करते हैं शोध कार्य, किसी को पता है? किस चीज का इलाज करने के लिए वो आते हैं? सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह, पर्व त्योहार, संगीत, रीति रिवाज एवं नृत्य आदि का इसमें चित्रण किया गया है। सामाजिक चेतना के रूप में संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार, जिससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति होती है, तो वो भी दिखाया गया इसमें। मलेरिया पर, गुड। दूसरा खंड, पुलिस के अत्याचारों का पर्दाफाश होता है। कबीरपंथी मठ की वास्तविकता गांव वालों के सामने आ जाती है। तहसीलदार साहब की कुंठावस्था तथा राजनीतिक पार्टियों की वास्तविकता दिखाई देती है। गांधीवाद की रिक्तता का चित्रण किया गया मिलता है इसमें। और प्रशांत और कमली के विवाह और पटना वापस जाने का निश्चय होता है, निश्चय है। तो प्रशांत और कमली का इसमें विवाह है। और पुणे जिले में मतलब प्रशांत और कमली जो है इसके मेन वो है, मेन जो पात्र है, ठीक है, मुख्य। पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन है। शिल्प की दृष्टि से उपन्यास में फिल्म की तरह एक के बाद एक घटना घटकर विलीन हो जाती है और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। तो मतलब फिल्म की तरह इसमें घटनाएं बदलती रहती हैं।
एक के बाद एक प्रारंभ हो जाती है। उपन्यास में घटना प्रधानता, नाटकीयता, लोकगीतों और लोक परियों, किस्सा गोई का प्रयोग इसमें मिलता है। मैला अंचल की प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा अप्रैल 1955 में नलिन विलोचन शर्मा ने मैला अंचल की समीक्षा शीर्षक से इसकी आलोचना लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसकी आलोचना, इसकी पहली आलोचना, ठीक है, पहली समीक्षा 1955 में किसने की थी? नलिन विलोचन शर्मा ने मैलांचल की समीक्षा के नाम से करी थी इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार मैलांचल हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है। तो मतलब पहला हिंदी साहित्य में पहला कौन सा है? गोदान, और दूसरा मैलांचल। तो नलिन विलोचन शर्मा ऐसा कहते हैं। मतलब आपको पूछ सकता है कि किसने ऐसा कहा है ना, कि गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास किस उपन्यास को कहा है या किसने कहा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है, और किसके लिए कहा है? मैलांचल के लिए कहा है, ठीक है। मैलांचल के लेखक ने सारा ध्यान अंचलता की जन चेतना को चित्रित करने पर केंद्रित कर दिया है। आगे पात्र देखते हैं इसके। आलोचकों द्वारा मैला अंचल के में कुल 256 पात्र माने गए हैं। तो ऐसे ही कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितने पात्र हैं, तो 256 ध्यान रखेंगे। डॉक्टर, ये प्रशांत जो है वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल के से संबंध रखते हैं। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। उनके अंदर लोक सेवा, परोपकार जैसे आदर्श गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। गांव में वो मलेरिया के ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं, रिसर्च करने आते हैं, मलेरिया के ऊपर रिसर्च करने आते हैं, और गांव की संस्कृति तथा यहाँ के लोग देखकर उनकी सहायता करने में ही पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो आए तो वो मलेरिया के ऊपर रिसर्च करने थे, लेकिन जब देखते हैं कि गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं और डॉक्टरी इलाज पर वो विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो जादू टोने टोटकों पर विश्वास करते हैं। और लोग जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुकी थी तो लोग मर रहे थे, तो डॉक्टर प्रशांत ने ये निर्णय लिया कि मैं इस अंचल विशेष की सेवा करूंगा, इस जगह की, इनके लोगों की सेवा करूंगा जो बेचारे हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। तो मैं उनकी सेवा करूंगा। उनकी सेवा करने का डॉक्टर प्रशांत ने निर्णय लिया। वो रिसर्च करने के लिए आए हुए थे, लेकिन बाद में सेवा करने का निर्णय डॉक्टर प्रशांत ने लिया, ठीक है। कमली, कमली कौन है? एक मिनट, मैं 1 मिनट में आती हूँ। पढ़ो इसको तब तक आप। तो देखते हैं कमली को। सॉरी, ठंड लग रही थी इसलिए मैंने सोचा कि पहले ठंड का इलाज कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी भी ठंड लग जाए तो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। कमली तहसीलदार विश्वनाथ की पुत्री है, जो जो कि किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज डॉक्टर प्रशांत करते हैं। आवाज सही है ना? तहसील विश्वनाथ की पुत्री है कमली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तहसीलदार विश्वनाथ की पुत्री, जो किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज डॉक्टर प्रशांत करते हैं। कालीचरण कौन है? गांव का युवक है और सोशलिस्ट पार्टी का नया कार्यकर्ता है। बालदेव, ये अपने समाज के पिछड़ेपन तथा अज्ञानता को उजागर करते हैं। तो दूसरी ओर गांधीवाद के
विद्रूप को बालदेव दिखाना चाहता है कि किस प्रकार गांधीवादियों ने गांधीवाद को विकृत कर दिया है। कांग्रेसी नेता से प्रभावित होकर वह स्वराज्य दल में शामिल हो जाता है। ये आपको याद रखना है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है, बालदेव की बात हो रही है। ठीक है, इसके पात्रों के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इसके पात्र बहुत ज्यादा हैं, तो कंफ्यूज करने वाले हैं, है ना। तो जो मोस्ट मोस्ट पात्र हैं मेन मेन, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये बालदेव जो है, बालदेव के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कांग्रेसी नेता से प्रभावित होकर ये कौन से दल में शामिल हो जाते हैं, स्वराज्य दल में। तो ये पूछा गया है कि ये कौन से दल में शामिल हो जाते हैं बालदेव, है ना। बालदेव की बात हो रही है यहाँ पर, स्वराजी दल में शामिल होते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है आपको कि स्वराजी दल में कौन शामिल होते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि बालदेव, है ना। बालदेव गांधी जी की विचारधारा में गहरी आस्था रखता है। गांधी जी की विचारधारा में गहरी आस्था रखता है। वह अहिंसा, त्याग और आत्मशुद्धि को महत्व देता है। बालदेव के जीवन का उद्देश्य मैरीगंज गांव को उन्नत तथा विकसित करना है। अब देखते हैं बावन दास को। बावन दास कौन है, मैलांचल में गांधी जी के प्रतीक हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है आपको कि मैलांचल में गांधी का प्रतीक कौन है, ठीक है, या फिर बावन दास किसका प्रतीक है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि गांधी जी का प्रतीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस शासन में ताकत, कालाबाजारी, कांग्रेसी दुलार, चंद काबरा जैसे लोगों के पास है। मतलब बता रहे हैं कि जो ताकत है वो किस कैसे लोगों के पास है, जो कि मतलब काला बाजारी में विश्वास रखते हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं। अ, इस तरह के जो लोग हैं उनके पास ही अधिकार है ज्यादा, और ताकत उन्हीं के पास है, तो नेचुरल सी बात है, ऐसा होता ही है ना। सत्ता के तंत्र में वही पुलिस है। यह कापरा अपने काला बाजार के धंधे के लिए गांधी के शहादत के दिनों में गांधी जी के प्रिय शिष्य भगवान बावन दास को भी गाड़ियों के नीचे जिंदा ही कुचलवा डालता है। अब है लक्ष्मी दासन। ये कबीरपंथी मठ में काम करने वाली दासी है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन है ये, कबीरपंथी मठ में काम करती है, दासी है। आगे देखते हैं तहसीलदार विश्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट पात्र हैं इसमें जो अभी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। बाकी जो उसके अलावा जो पात्र हैं उनकी कोई बात नहीं है, जो मोस्ट जो पात्र हैं इसके वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तहसीलदार विश्वनाथ को देखते हैं। ये गांव के तहसीलदार और कमली के पिता हैं। हमने पीछे भी देख लिया था कि कमली के पिता तहसीलदार विश्वनाथ हैं। ठीक है, तो गांव के तहसीलदार भी हैं ये, और कमली के पिता भी हैं। गांव के आंतरिक जातिगत स्थिति के आधार पर गांव को टोलों में विभाजित किया गया है। मतलब कि आपको पता है कि मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं एरिया में होता है अलग अलग, कि जो अलग अलग जातियां हैं उनको मतलब वो कुछ कुछ जगहों में बंटे हुए हैं, कुछ कुछ पार्ट्स में बंटे हुए हैं, है ना। कि स्पेशल एक एरिया है कि ये इस जाति का है, फिर दूसरा एरिया है वो इस जाति का है, तीसरा एरिया इस जाति का है, वो हर जगह होता है ना। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब हमारे सिर्फ एरिया में नहीं है, बाकी हर जगह में ऐसा मिलता है, आपको पता होगा। तो जाति के आधार पर गांव में टोलों में विभाजित किया होता है लोगों को कि इस जाति के लोग हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जातिगत स्थिति के आधार पर गांव को टोलों में विभाजित किया गया है। राजपूत टोली का मुखिया कौन है, कृपाल सिंह। ठीक है, राजपूत टोली का मुखिया कृपाल सिंह, ध्यान रखेंगे। कायस्थ टोली का मुखिया विश्वनाथ सिंह। इसी तरह से इसको नोट कर लेना, ठीक है। राजपूत टोली का मुखिया, कायस्थ टोली का मुखिया कौन है, तो विश्वनाथ सिंह जो है वो कायस्थ टोली का मुखिया है, ये वाला विश्वनाथ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यादव टोली का मुखिया रामखिलावन यादव। ठीक है, उसके बाद महंत रामदास है इसके अगले पात्र। हमारे गांव में भी ऐसा है, हाँ, मतलब हर जगह ही ऐसा होता है। कबीर मठ के पुजारी। मैरीगंज में राजनीति की 3 धाराएं विकसित हैं, गांधीवादी, गांधीवादी विचारधारा, बालदेव और बावनदास। ठीक है, तो मतलब 3 ये कबीरपंथी मठ जो हमने पीछे भी देखा था ना, जिसमें वो दासी थी, ठीक है, ये लक्ष्मी दास है, तो कबीरपंथी मठ में काम कर रही है। उसी की बात यहाँ पे चल रही है कि कबीर मठ के पुजारी। मैरीगंज में राजनीति की 3 धाराएं विकसित हैं इसमें, तो 3 धाराएं इन्हीं की हैं। 3 धाराएं गांधीवादी, गांधीवादी में बालदेव और बावनदास दोनों ही आते हैं।
सोशलिस्ट पार्टी के से कालीचरण है, ठीक है। तो मतलब तीन, पहली ये है गांधीवादी विचारधारा, दूसरी सोशलिस्ट और तीसरी हिंदूवादी, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी के कौन है? कालीचरण। हिंदूवादी सांप्रदायिक चेतना से अ, काली टोपी वाले स्वयंसेवक। अब देखते हैं इसकी भूमिका, ठीक है। भूमिका सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया, हमेशा की भूमिका सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें पढ़नी पड़ती है ना। और भूमिका ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी भूमिका से ही, और भूमिका से कथन भी पूछे जाते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, मैला अंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है, और इस कारण इसके कथ्य में प्राय वे सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सारी विशेषताएं हैं इसमें, इस उपन्यास में, जो आंचलिक उपन्यास में होनी चाहिए, ठीक है। रेणु जी ने भी मैला आंचल में ऐसे ही कथ्य को उभारा है। यह यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है, ठीक है। कथानक है पूर्णिया, यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा लेना। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है और दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। तो ये कौन कह रहा है? मैला अंचल में फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। ये भूमिका देख रहे हैं ना हम, तो भूमिका किसने लिखी है इसकी? जिन्होंने उपन्यास लिखा है, तो उन्होंने इसके बारे में क्लियर किया है कि क्या क्या है ये, है ना। किस किस चीज का मैंने इसमें वर्णन किया हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि जो इसका कथानक है वो बिहार का पूर्णिया जिला है, और जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है ना। तो बिहार के अंतर्गत ये पूर्णिया आता है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक और नेपाल है और दूसरी ओर पाकिस्तान पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि विभिन्न सीमा रेखाओं की बनावट इसमें मुकम्मल हो जाती है। आगे देखते हैं। रेणु का मैरीगंज गांव बड़े ही जीवित रूप में उपन्यास के आगे आगे चलता प्रतीत होता है। बिहार है राज्य, ठीक है। पूर्णिया है जिला, और मैरीगंज क्या है? मैरीगंज गांव है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें मैरीगंज और पूर्णिया में कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैरीगंज गांव बड़े ही जीवित रूप में उपन्यास के आगे आगे चलता प्रतीत होता है। जहां एक और उपन्यास में नैतिकता के लिए तिरस्कार भाव है, तो वहीं दूसरी ओर नैतिकता के लिए छटपटाहट भी है। मतलब नैतिकता के लिए तिरस्कार भाव भाव भी है, और छटपटाहट भी है नैतिकता के लिए। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये फणीश्वरनाथ रेणु का कथन है, और ये वाला कथन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। किसका कथन है? फणीश्वरनाथ रेणु का मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार तो ऐसे ही कथन देकर के पूछा है कि किसका कथन है, तो वहां पर रेणु का नाम आता है। और ये किस उपन्यास से है कथन, तो वहां पर मैला आंचल का नाम आता है, ठीक है। और रेणु ने ये कथन कहां पर कहा है, तो ये भूमिका में, ठीक है। तो भूमिका में ये कथन कहा हुआ है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जिसने ये उपन्यास पढ़ा है उसको समझ आ गया होगा इसमें फूल धूल शूल क्या है, ये गुलाब कीचड़ सब कुछ क्या है, मतलब, है ना। आगे चलते हैं। वास्तव में ये शब्द लेखक के हिंदी उपन्यास के विकास में निर्णायक दिशा देने के लिए सिद्ध हुए, क्योंकि 1954 से पहले भी भारत की ग्रामीण चेतना को देखते हुए आंचलिक उपन्यासों की रचना होती थी। अब देखो, बता रहे हैं कि
1954 में ये मैलांचल लिखा गया, पर 1954 से पहले भी भारतीय ग्रामीण चेतना को देखते हुए आंचलिक उपन्यासों की रचना होती थी। बट प्रॉब्लम कहां पर है? पहले भी होती थी, लेकिन इसी को क्यों माना गया आंचलिक उपन्यास? किसी को पता है कि इसी को क्यों आंचलिक उपन्यास माना गया? मैलांचल को ही, बल्कि उसके पहले भी आंचलिक उपन्यास लिखे जाते थे, आंचलिक रचनाएं पहले भी होती थी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। आंचलिक उपन्यासों की रचना 1954 से पहले भी होती थी, लेकिन इसी को क्यों माना गया है? किसी को पता है तो बताएं, इसी को क्यों माना गया है आंचलिक? लेकिन किसी भी उपन्यासकार ने अपनी औपन्यासिक रचना को आंचलिक नहीं कहा। यह रेणु के सृजनात्मक प्रतिमान का सचेत प्रयास है कि उन्होंने स्वयं इसे आंचलिक उपन्यास कहा है। तो यहां पर ही जवाब है इसका, क्योंकि आपका जवाब आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे। किसी भी उपन्यासकार ने अपनी औपन्यासिक रचना को आंचलिक नहीं कहा है। उपन्यासों की रचना, आंचलिक उपन्यासों की रचना पहले भी होती थी। जो शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया है, देहाती दुनिया भी आंचलिक है, ठीक है, और वो इससे पहले लिखा गया है, मैला अंचल से पहले लिखा गया है। वैसे तो वो पहला माना जाता है। अगर उन्होंने आंचलिक शब्द का उसमें यूज किया होता तो जो शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया है ना, तो वो पहला उपन्यास होता, वो पहला होता आंचलिक, है ना, शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया। तो इसमें देहात का प्रयोग, देहात के बारे में, देहात का वर्णन किया गया है कि कैसी गांव की जो लाइफ है, देहात की लाइफ है, किस तरह की होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो इसको पहला मानते हैं वैसे, मतलब बहुत सारे आलोचक विद्वान कह सकते हैं, तो वो इसको पहला मानते हैं देहाती दुनिया को। बट जो मैला आंचल है वही काउंट होता है प्रथम आंचलिक उपन्यासों में। वो क्यों? क्योंकि इसमें तो जो देहाती दुनिया है, इसमें तो सारे तत्व मौजूद हैं, आंचलिकता के सारे तत्व मौजूद हैं, है ना। आंचलिकता के सारे तत्व पाए जाते हैं कि जो एक आंचलिक उपन्यास में होने चाहिए, है इसमें सारे तत्व। बट प्रॉब्लम यहीं पर है कि इन्होंने आंचलिक शब्द का यूज नहीं किया। इन्होंने नहीं कहा स्वयं कि आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक शब्द सबसे पहले रेणु ही लेकर आए हैं, है ना। तो मतलब फणीश्वर नाथ रेणु ने ही इस शब्द का यूज किया आंचलिक, इसीलिए ये पहला आंचलिक माना गया। यह रेणु के सृजनात्मक प्रतिमान का सचेत प्रयास है कि उन्होंने स्वयं इसे आंचलिक उपन्यास कहा है। इन्होंने खुद ही कहा कि ये आंचलिक उपन्यास है, इसलिए इसी को पहला माना जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पूछा हुआ है। तो वो आपको इस तरह से याद रखना है कि कौन सा है पहला, है ना। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप देहाती दुनिया लगा के आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्णिया को कथानक कहकर रेणु ने पूर्णिया की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की है। पूर्णिया के भौगोलिक नक्शे को और अधिक मूर्त रूप देते हुए वे इसकी सीमाओं का वर्णन करते हैं। पूर्णिया के विशाल क्षेत्र को उन्होंने अपने कथानक का आधार ना बनाकर इस क्षेत्र के केवल एक ही गांव मैरीगंज को केंद्र में रखा है। मतलब बता रहे हैं कि पूर्णिया तो बहुत विशाल है, अगर हम पूर्णिया जिला की बात करें तो बहुत बड़ा है। बट अगर वो पूरे एरिया की, पूरे जिले की बात करते तो बहुत बड़ा, बहुत सारा उनको लिखना पड़ता, बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ती। लेकिन कथानक का आधार उन्होंने नहीं बनाया, मतलब विशेष पूर्णिया को। किसको बनाया? इस क्षेत्र के एक गांव, मैरीगंज गांव, है ना। और जो मैंने आपको पीछे बता दिया कि बिहार है, मेरे पेपर में से क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बता दिया कि बिहार राज्य है और पूर्णिया जिला है और मैरीगंज गांव है। तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये कथा किस चीज, मतलब किसकी है, कौन से एरिया की कथा है ये, झील मतलब मैरीगंज की कथा है, पूर्णिया की कथा है, मतलब है कहाँ की, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बिहार राज्य के अंतर्गत जो जिला पूर्णिया है वो आता है, और जिला पूर्णिया के अंतर्गत गांव मैरीगंज आता है, ठीक है। तो मैरीगंज की कथा है इसमें,
मैरीगंज को केंद्र में रखा है। पूर्णिया पूर्णिया भी है, लेकिन मैरीगंज इसमें केंद्र में है। और यह गांव भी पिछड़े गांव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बैकवर्ड एरिया के प्रतीक के रूप में है ये। आगे चलते हैं। मैलांचल की आंचलिकता का संदर्भ समझने के लिए सबसे पहले मुख्य जरूरत है आंचलिक चित्रण के पीछे देश प्रेम। यह देश प्रेम पत्थर की इमारतों से ना होकर देश की मेहनतकश जनता से है। मैरीगंज वास्तव में केवल बिहार के एक अंचल विशेष के पिछड़े गांव का प्रतीक भर नहीं है। मैरीगंज, वीडियो बंद हो गई ना, इसको कल से कुछ प्रॉब्लम हुई है गिरने की वजह से, और हिल जाता है शायद। ओके। मैलांचल की आंचलिकता का संदर्भ समझने के लिए सबसे पहली व मुख्य जरूरत है आंचलिक चित्रण के पीछे देश प्रेम। यह देश प्रेम पत्थर की इमारतों से ना होकर देश की मेहनतकश जनता से है। तो मतलब पत्थर की इमारतों से प्रेम नहीं है, प्रेम किससे है? जनता से है। मैरीगंज वास्तव में केवल बिहार के एक अंचल विशेष के पिछड़े गांव का प्रतीक भर नहीं है। मैरीगंज ग्रामवासिन भारत माता के धूल भरे मैले आंचल का संपूर्ण चित्र बन जाता है। लेखक परिचय देखते हैं। फणेश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला अंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। मतलब ऐसा इन्होंने ये उपन्यास लिखा है कि एक ही रात में ये प्रसिद्ध हो गए। रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास और कौन कौन से हैं? एक तो मैला अंचल है, एक परती परिकथा है, एक दीर्घ तपा है, कलंक है, मुक्ति है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रमुख कथन देखते हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं, यहां पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यही बागान का जमीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह जमीन बहुत पहले दे दी है। हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल काट कर आया है, इस गांव का नहीं है, चन्नापट्टी का है, यहां मौसी के यहां आया है, खद्दड़ पहनता है, जाहिन बोलता है। ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज। रॉथहट स्टेशन के से 7 कोरन पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तटबंधा कहते हैं। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मैरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मेरी को जया ने घर बताया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहां डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस खोलने से पहले उन्होंने देखा कि डिस्पेंसरी जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग बीमार हैं और गांव है तो वहां पर कोई डिस्पेंसरी है भी नहीं। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात अंग्रेजी डॉक्टर और दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। तो मतलब वहां के जो लोग थे वो कैसे थे? वहां के लोग क्या करते थे? अंधविश्वास, हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि वो अंधविश्वास में फंसे हुए थे और उनको डॉक्टर और अंग्रेजी दवाइयों का बिल्कुल भी उनके साथ लगाव नहीं था और उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि डॉक्टर क्या होता है, अंग्रेजी दवाई क्या होती है। मतलब उनको जैसे सुनी सुनाई बातें होती है जो सदियों से चली आ रही होती है, तो लोग उसी पे विश्वास करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। तो देखते हैं कि अगर शुरू से ऐसा ही बोलते आए अंग्रेजी दवाइयां अच्छी नहीं होती, अंग्रेजी डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं, तो हम नहीं, मतलब हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर डिस्पेंसरी खुलवाने की। तो वही सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास कर रहे थे। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह के झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है।
गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़ी दोखी हैं, सबसे बड़े दुखी हैं। सदगुरु साहिब कहीं है, जहां मील वहां सरग है। तो मतलब ये लक्ष्मी की बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये कथन ध्यान रखना किसका है। तो लक्ष्मी की बात यहाँ पर चल रही है कि जोतकी जी कहते हैं कि जोतकी मतलब ज्योतिषी को बोल रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास किस पर है, ज्योतिषियों पर और टोने टोटकों वालों पर, है ना। तो गांव के ग्रह अच्छे नहीं है, ज्योतिषी जी ने ऐसा बोला है, ज्योतिषी जी ने ऐसा बोला है कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। आपस में मेल मिलाप ही नहीं है इस गांव में, है ना। मैरीगंज गांव की बात हो रही है, इस गांव में आपस में मेल मिलाप ही नहीं है। वहां जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। मतलब गांव की जो मुखिया है, मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। दोखी मतलब दोषी हैं, सबसे बड़े। और वो फिर ये भी कह रही है आगे कि सदगुरु साहिब क्या कहने हैं, क्या कहते हैं सदगुरु साहिब, कि जहां मेल वहां स्वर्ग है। अगर मेल मतलब कि जहां मेल मिलाप है, वहां पर स्वर्ग मतलब कि स्वर्ग है। ठीक है, आगे। गांव की उन्नति वही किया, हम वही सेवा करेंगे। गांव गांव उन्नति वही किया। अब यहाँ पर आपको पूरी जो भोजपुरी भाषा इस उपन्यास में पूरे में मिलेगी, भोजपुरी भाषा। और पूरा मतलब आपको वो बिहार वाली पूरी फीलिंग आएगी, कि जैसे हम वही सब पढ़ रहे हैं। मतलब है ही उसी भाषा में है ये ज्यादातर लिखा हुआ। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा ना। गांव की उन्नति, गांव उन्नति वही किया, हम वही सेवा करेंगे। हम मैरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ देंगे, मैल साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैल साफ करते थे, जहां सफाई रहती है वहां का आदमी भी साफ रहता है। कथन किसका है, बालदेव का। डॉक्टर बाबू को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी टीशन, भैंस चरम बाबू ने बालदेव से कहा। कल भोर को ही इस पिताल में जब सब कोई जमा होगा, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं है। सदगुरु हो डॉक्टर साहेब, मतलब ये देखो किस तरह से यहाँ पे लिखा डॉक्टर। डॉक्टर मतलब कि मतलब जैसे गांव के लोग होते हैं ना, तो वो इस तरह से ही उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो वैसे ही यहाँ पर लिख दिया है। सदगुरु हो डॉक्टर साहेब, आपको कितना मुस्तहरा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। तो ये महंत सेवादास का कथन है कि 200 रुपया तो आपको मिलता ही होगा सैलरी, तो उसके ऊपर भी आपको आमदनी मिलती होगी, है ना, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते होंगे। ममता, मैं फिर से काम, अच्छा ममता को कह रहा है। ममता, मैं फिर से काम शुरू करूंगा। यही इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है सारे कथन। ये प्रशांत का कथन है, ठीक है। तो वो ममता से कह रहा है प्रशांत। यह पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। ये किरांती का किरांती, अच्छा एक मिनट। यह पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम सुना था? क्रांति मतलब वही क्रांति। बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह। यह गाना नहीं सुने हो? वह पार्टी है, इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। तो ये कालीचरण का कथन है। अरे जात धर्म, फुलिया तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति, तू ही धर्म, सब कुछ। सहदेव सहदेव मिहिर किसको कह रहे हैं? फुलिया से कह रहे हैं, ठीक है। आगे, भारत माता अब भी रो रही है, बालदेव। बालदेव को कह रहे हैं बावन दास। तो इस तरह से सारे कथनों को आपको याद करना है कि कौन किसका कथन है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगी? हरगौरी का कथन है। अबला नारी हर जगह अबला ही है, रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत। औरत होनी चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं रह सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर, ये मंगला देवी का कथन है। आगे, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी है, तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेते हैं। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी
उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है, संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। तो ये डॉक्टर प्रशांत ममता को पत्र लिखते हैं, तब ये बातें कहते हैं। ठीक है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुछ नहीं। शरीर में ज्यादा बल होने से हिंसा बात करने का खौफ रहता है। असल चीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गांधी महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जहां मिलेगा कपड़ा, इनकलाब बोलता है, मतलब भी समझता है। ममता भी है, कमली अलग है, ममता अलग है। ठीक है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। सुना नहीं, हिंसावाद तो बुर्जुआ लोग बोलता है। बालदेव तो बुर्जुआ है, पूंजीवाद है। इस किताब में सब इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बालदेव जी की लॉटरी नहीं चलेगी। हाँ, मतलब लीटरी ही होगा, है ना। हर समय हिंसावाद कुछ करो तो बस अनशन। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। लड़की की जात है, बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। चरखा का तो खदड़ पहनो। चरखा का तो खदड़ पहनो। रही हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली। जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। ये भी कथन ध्यान रखना, ये मैलांचल से है। रुपए को बचाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। तुम्हारे विद्यापति के मान हमारी टूटी झोंपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता में चलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होती। हाथ है ये लोहार के संड सी। भावुकता का दौरा भी खतरनाक रोग है। गावत गांधी राग मनोहर चरखा चलाते बाबू राजेंद्र गुंजल भारत अमहाई रे होरिया आई फिर से। होरिया मतलब होली। अब वह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते। यह हार्ट नहीं, यह अगम अगोचर जैसी चीज है, जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दर्द एड्रेलिन नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। डॉक्टर का पूरा रिसर्च हो गया एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। यहाँ का आदमी जीकर क्या करेगा, क्या ऐसी जिंदगी। पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार है। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जे होगा मंगलमय होगा। कलिम्बुदे कलिमुदेपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत मतलब वही मन्नत करके एक चीथड़ा और लटका दिया। तो मतलब वही अंधविश्वास की बात यहाँ पर हो रही है कि जो मतलब लोग जो है अंधविश्वास, जो अंधविश्वासी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि कहाँ पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कपड़े बांध करके आ जाते हैं कि ये इस मन्नत के लिए, मन्नत के लिए, इस मन्नत को पूरा होने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, मन्नत मान करके एक चिथड़ा और लटका दिया, एक कपड़ा और लटका कि ये मन्नत पूरी हो जाए। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके थोड़े और पॉइंट्स हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कौन क्या बात इसके हैं। और शाम की क्लास में इसको क्लियर करेंगे अभी, है ना। ओके।
ठीक है, चले। शाम की क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगी, इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो शाम की क्लास में देखते हैं। बहुत अच्छी क्लास रही। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाइस क्लास, बाय। थैंक यू, क्लास इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, बाय बाय सभी को। मिलते हैं शाम में। अंकिता सो जाओ, ठीक है? आप शाम को उठना अच्छे से, सो जाओ अभी। ओके, बाय सबको। हैव ए नाइस डे। वेलकम, बाय बाय।